चलो हेलो बच्चों, देखो आज जो है 5 क्लास का साइंस का चैप्टर नंबर 7, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 7 क्या पढ़ेंगे बताओ। चैप्टर नंबर 7 है ना। क्या है 7 में बताओ। फोर्स, सिंपल मशीन और एनर्जी। चलो देखो, फोर्स किसको कहेंगे? धक्का, पुश। सिर्फ पुश को फोर्स कहेंगे या फिर पुल को भी फोर्स कहेंगे, है ना। या तो ढकेलना या तो खींचना, है ना, फोर्स कहलाएगा, ठीक है ना। चलो देखो, और उसके बाद सिंपल मशीन किसको कहेंगे? चलो देखो, कहता है कि आइडेंटिफाई द सिंपल मशीन इन द फॉलोइंग पिक्चर। इस पिक्चर में देख रहे हो क्या है? ये एक बाल्टी है लगा हुआ, एक चक्का है, व्हील है, और उसमें रस्सी या सिक्कड़ बांधा हुआ है ना। तो इसे क्या करते थे? पहले कुआं से पानी निकालते थे। आजकल कुआं गायब। कुआं है, गांव में मिलेगा, शहर में कुआं नहीं है ना। ठीक है, पहले पानी निकालने के लिए क्या करते थे लोग? एक चक्का लगा देते थे और उसमें रस्सी बांध करके और बाल्टी बांध दिया जाता था, जिससे ना क्या होता था कि उसको बाल्टी में को खींचने में आसानी होती है ना। बाल्टी को खींचने में आसानी। अगर चक्का नहीं लगाते हो तुम, अगर चक्का नहीं लगाते हो और अगर डायरेक्ट खींचते हो तो डायरेक्ट खींचने में ज़्यादा तुमको मेहनत लगाना पड़ेगा, है ना, फोर्स लगाना पड़ेगा ज़्यादा। लेकिन अगर चक्का लगा दोगे ना, यानी कि फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर दोगे, तो उसमें फोर्स में कमी आ जाएगी, ठीक है। जैसे देखो, और उसके बाद ये देखो स्क्रू है ना। इस स्क्रू में देखो क्या है, ये स्क्रू को क्या करते हैं हम उसको घुमाते हैं इस तरह से, ऐसे घुमाते हैं और स्क्रू अंदर चला जाता है। घुमाते हैं इस तरह से, लेकिन स्क्रू अंदर चला जाता है ना, इस तरह से, ठीक है। ये एक सिंपल मशीन है। सिंपल मशीन एक छुरी होता है। छुरी क्या होता है? छुरी काटते हो ना, किसी चीज को काटते हो, वो तुम्हारे काम को आसान कर देता है ना, है ना। जो भी चीज जो तुम्हारे काम को आसान कर दे वो मशीन है, ठीक है ना, वो मशीन कहलाएगा, ठीक है। कहता है कि सिंपल मशीन क्या करता है? रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फोर्स। ये क्या करता है? फोर्स का जितना फोर्स जो तुम लगाते हो ना, उस फोर्स का अमाउंट को रिड्यूस कर देता है। मतलब रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फोर्स। अब देखो यहाँ पे अमाउंट आया है, ठीक है। अब अमाउंट का मतलब पैसा भी होता है ना, कितना अमाउंट है मेरे पास, है ना, होता है ना। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना, कई जगह पे अमाउंट का इस्तेमाल होता है, ठीक है, जिसको हिंदी में मात्रा बोलते हैं, यानी फोर्स की मात्रा बढ़ जाती है या फोर्स की मात्रा घट जाती है। यानी रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या हो गया कि फोर्स की मात्रा घट जाएगी, है ना। मशीन तो यही काम करेगा ना कि अमाउंट ऑफ फोर्स जो है घटा देगा, ठीक है ना। कहता है कि रिड्यूस कर देगा, यानी घटा देगा। टू डू अ पर्टिकुलर टास्क। अब यहाँ टास्क का मतलब हो गया कोई भी काम। जैसे हम स्कूल में तुमको टास्क देते हैं किसी भी चीज को करने के लिए, होमवर्क एक टास्क है, ठीक है ना। तो जो भी काम कर रहे हैं ना, उसमें फोर्स में क्या करता है? वो रिड्यूस कर देता है, ठीक है। लेट अस लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स एंड सिंपल मशीन। तो सबसे पहले तो हम फोर्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम मशीन को पढ़ेंगे, तो अच्छे से समझ में आएगा। कहता है इन क्लास 4 में हम पढ़ाए थे, याद करना है, 4 में पढ़ाए थे, ठीक है। वी रीड दैट पुशिंग एंड पुलिंग, है ना, एन ऑब्जेक्ट मीन्स वी आर अप्लाइंग अ फोर्स। मतलब पुश करें या पुल करें, मतलब कि हम उसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। कहता है लुक द पिक्चर गिव ऑन द नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट पेज में जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज में देखो, इस पिक्चर को देखो क्या कह रहा है ये। पहले ही पीछे देखो क्या कह रहा है ये। पहले कहता है कि लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन नेक्स्ट पेज, सी हाउ फोर्स इज बीइंग यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी। वेरियस एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, है ना। कहता है सी मतलब देखो, हाउ फोर्स कैसे फोर्स इज बीइंग यूज किया जा रहा है,
है ना। टू परफॉर्म, परफॉर्म मतलब कोई भी चीज को करना भी परफॉर्म कहलाता है ना। तुम जैसे गाना गा रहे हो तो क्या होता है, वो एक परफॉर्मेंस कर रहे हो, तुम गाना गा के दिखा रहे हो, है ना। वेरियस एक्टिविटी, वेरियस का मतलब हो जाता है तुम्हारा तरह तरह का, एक्टिविटीज का मतलब भी काम हो गया, है ना, तरह तरह का वर्क, तरह तरह का चीजें करना, है ना। मोस्ट ऑफ द एक्शन दैट वी परफॉर्म इन आवर डेली लाइफ, जितना भी हम एक्शन करते हैं, जो भी हम करते हैं, एक्शन का मतलब यहाँ पे वो मतलब फिल्म में एक्शन है, एक्शन मतलब मूवमेंट ही एक्शन कहलाएगा, ठीक है ना। तुम क्या कर रहे हो, वो क्या एक्शन कर रहे हो, किस तरह का एक्शन कर रहे हो, ऐसे बैठे हो, वैसे बैठे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, रो रहे हो, कौन सा एक्शन कर रहे हो, ठीक है ना, जो भी है एक्शन कहलाएगा, ठीक है ना। कहता है कि मोस्ट ऑफ द एक्शन दैट वी परफॉर्म, जो भी एक्शन हम लोग जो परफॉर्म करते हैं इन आवर डेली लाइफ, कहता है डेली जो हर दिन में जो भी हम करते हैं दिन भर में, है ना, इन्वॉल्व पुशिंग और पुलिंग समथिंग, है ना। क्या होता है, ज्यादातर देखोगे इन्वॉल्व क्या होगा, पुशिंग एंड पुलिंग होगा, ठीक है। अब उसी में देखो, अब यहाँ पे पिक्चर बना हुआ है, अब यहाँ पे पिक्चर देख लो क्या है, ठीक है। अब इस पिक्चर में देखो कि अ फोर्स कैन बी यूज्ड, कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है, मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मतलब मूव ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अब ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ है, ठहरा हुआ है ना। तो क्या होता है, जब भी हम किसी चीज को, ठहरा हुआ कोई चीज है, उसमें अगर हम फोर्स लगा दे तो क्या होगा, मूव कर जाएगा कि नहीं करेगा, मूव करेगा ना। बहुत भारी होगा तब भले वो मूव नहीं करेगा, लेकिन जब कोई हल्का चीज होगा, मतलब उससे ज्यादा अगर हम फोर्स लगा रहे होते हैं तो वो मूव कर जाएगा, है ना। बोलो, जोर से बोलो, आवाज नहीं है ना, जोर से बोला करो, है ना। क्या कहता है कि मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, फिर कहता है स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या करेगा, कोई ऑब्जेक्ट चला आ रहा है तो उसको स्टॉप कर सकते हो। जैसे तुम देखते हो ना कि कोई बॉल आ रहा है तो उसको क्या करते हो, तुम पैर से रोक दो। तो फुटबॉल खेलते हो ना, तो बॉल जब आ रहा होता है तो पैर से फोर्स लगाते हो, वो रुक जाता है ना। तो दूसरा काम क्या हुआ फोर्स का, पहला काम हुआ फोर्स का कि वो अगर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो उसमें फोर्स लगाएंगे तो वो मूव करने लगेगा। दूसरा काम क्या हुआ कि अगर वो पहले से कोई किसी और का फोर्स को लगाया हुआ, जो बॉल आ रहा है उसको हम दूसरा फोर्स लगा के हम उसको रोक देंगे, है ना। तो मूव करने के में भी फोर्स का काम है और स्टॉप करने में भी फोर्स का काम है, ठीक है ना। फिर क्या कहता है कि मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट फास्टर, मूव फास्टर। अब जैसे कोई बॉल आ रहा है और उसके बाद जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में और उस पर धक्का लगा दो तो क्या होगा, वो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, है ना। कोई दौड़ते हुए जा रहा है, अक्सर तुम लोग बदमाशी करते हो ना खेल खेल में, कोई दौड़ते हुए आ रहा है और पीछे से और धक्का दे देते हो तो क्या होता है, वो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आगे जाके वो गिर जाता है। ऐसा होता है ना, है। तो कोई भी बॉल आ रहा है या कोई भी चीज आ रहा हो, उसको पीछे से कोई साइकिल चलाते हुए आ रहा है ना, वो तो एक अपना फोर्स लगा ही रहा है उसके ऊपर, है ना। अब पीछे से तुम और धक्का दे दो तो क्या होगा, उसमें स्पीड में परिवर्तन आ जाएगा, है ना, स्पीड चेंज हो जाएगा, है ना, स्पीड बढ़ जाएगा उसका। या फिर तुम उसका स्पीड को रोक सकते हो फोर्स लगा के, है ना, या तो तुम उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हो या तो फिर उसके स्पीड को रोक भी सकते हो। तो तीसरा क्या हो गया कि आप उसके स्पीड को बढ़ा देंगे यानी फास्टर कर देंगे, ठीक है ना। फिर कहता है कि स्लो डाउन द मूविंग ऑब्जेक्ट, है ना, कोई आ रहा है तो स्टॉप नहीं करके बल्कि उसको स्लो भी कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं ना। एक तो हुआ कि फोर्स लगाया स्टॉप कर दिया, एक हुआ कि इतना कम फोर्स लगाया कि वो स्लो हो गया, है ना, ऐसा हो सकता है ना, स्लो हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है उसका डायरेक्शन चेंज करो, जैसे मान लो वहां से बॉलर बॉल दे रहा होता है, क्रिकेट खेलते हो ना तो बॉलर बॉल दे रहा होता है, फिर तुम क्या करते हो, बैट से मारते हो उसको, क्या करते हो, उस बॉल का डायरेक्शन चेंज कर देते हो, है ना, डायरेक्शन चेंज हो जाता है और फिर वो दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है और उसमें इसके अलावा भी एक्स्ट्रा फोर्स लगा देते हो तो और तेजी से जाता है वो, है ना। बैट मारते हो तो एक तो डायरेक्शन चेंज करते हो, साथ में तुम एक्स्ट्रा फोर्स लगा देते हो उस पर, तो क्या होता है, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद कहता है चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर कोई चीज है जैसे गेंद है या बैलून है तो बैलून को अगर दबाते हैं तो वो दब जाता है, तो दब जाता है मीन्स क्या हुआ, उसके शेप में चेंज हो गया, वो जैसा शेप था गोल
जब दबाओगे तो चेंज हो जाएगा, उसका हो जाएगा ना चेंज। या तो उसके शेप में चेंज कर दोगे, ठीक है, या फिर उसके साइज में भी आप चेंज कर सकते हो। पूरा एकदम कस के दबा दो तो साइज भी चेंज हो जाएगा। ऐसे छोटा बैलून है तो कस के दबा दोगे तो उसका साइज भी चेंज हो जाएगा, है ना। कोई ऐसे मान लो कोई गेंद होता है ना, छोटा सा वो स्पंज वाला गेम, स्पंज मान लो, स्पंज है ना, स्पंज है, उसको ऐसे करके पकड़ोगे कस के तो मुट्ठी में चला आएगा ना, आ जाता है ना। उसका शेप को चेंज कर देते हैं और साइज को भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। देखो फिर एक चीज और होता है कि अगर आप किसी फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर दीजिएगा ना, बिना फोर्स लगाए हुए सिर्फ डायरेक्शन चेंज कीजिएगा ना, उसमें हल्का सा फोर्स लगा के डायरेक्शन चेंज करोगे ना, तो उसका ना जो स्पीड होगा ना वो कम हो जाएगा, ठीक है, उसका स्पीड कम हो जाता है, ठीक है। चलो अब उसके बाद देखो यहाँ पे पिक्चर है, अब ये यहाँ पे टहल रही है तो जमीन पे फोर्स लगा रही है ना। क्रिकेटर देखो यहाँ क्रिकेट खेल रहा है तो बॉल पे फोर्स लगा रहा होता है। फुटबॉलर देखो फुटबॉल खेल रहा है ना। इस तरह का पिक्चर देख रहे हो, यहाँ पे टेनिस है, यहाँ पे कार को धक्का दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो कहता है कि फोर्स इज यूज टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क। कहता है कि टाइप ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा फिर, तो देखो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स, है ना। पहला जो है वो कह रहा है मस्कुलर फोर्स। क्या कह रहा है? मस्कुलर फोर्स। व्हेन वी पुश, पुल और लिफ्ट समथिंग, व्हेन वी पुश, पुल और लिफ्ट समथिंग वी अप्लाई मस्कुलर फोर्स। जब हम खुद इंसान जब किसी चीज पर पुश करता है या पुल करता है तो वो कौन सा फोर्स अप्लाई करता है? मस्कुलर फोर्स है। तुम्हारे मसल्स में वो ताकत होती है ना, तो वो मस्कुलर फोर्स हो गया, ठीक है। फिर दूसरा आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स। कहता है कि ऑन टेलीविजन यू मस्ट हैव सीन एस्ट्रोनॉट फ्लोटिंग इन स्पेस। तुमने कभी टीवी पर या कहीं देखा होगा कि चांद पर आदमी जा रहा है ना, और वहां पे तुमने उन लोगों को एस्ट्रोनॉट मतलब जो जाता है उसको एस्ट्रोनॉट कहते हैं, जो स्पेस में जाता है उसको क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉट कहते हैं। तो एस्ट्रोनॉट को तुमने देखा होगा, दे आर एबल टू फ्लोट बिकॉज देयर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स pulling them down. We are able to stay on the ground because of gravitational force. जब तुम देख रहे हो, तुम देखते हो चांद पर दिखाएगा, नहीं तो कोई वीडियो में देख लेना यूट्यूब में, चांद पर गया हुआ आदमी कैसे रहता है वहाँ ना जमीन पर पैर ही नहीं जल्दी रखाता है, ठीक है। वो एकदम लगता है कि हवा में तैर रहा होता है। समझ रहे बात को? क्यों? क्योंकि चांद पे ना ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से 6 गुना कम है। समझ रहे बात को? चांद पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या समझ रहे हो? पृथ्वी जो है अपनी तरफ खींच रहा होता है, ठीक है, जैसे चुंबक खींचता है ना किसी लोहे को, है ना, उसी तरह से पृथ्वी भी खींचता है। और यही वजह है कि हम पृथ्वी पर सटे रहते हैं। पृथ्वी तो गोल है, पृथ्वी कैसा है? ऐसा गोल है, गेंद की तरह है। तो तुम सोचो कि अगर मान लो कि पृथ्वी के ऊपर में इंडिया है, नीचे कोई और देश होगा तो वो तो नीचे की तरफ है, हमको ऐसा लगता है, तो वो तो हाँ गिर जाना चाहिए स्पेस में। तो क्या होता है? पृथ्वी उसको अट्रैक्ट किए हो रहता है सारे चीजों को, ठीक है ना, तभी वो पृथ्वी पर रहता है, ठीक है। अगर अब पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स अगर 0 हो जाए किसी भी वजह से, तो सारा चीज जो है ना उड़ने लगेगा आसमान में। क्या होगा? हाँ, आसमान में उड़ने लगेगा, गायब होने लगेगा, क्योंकि पृथ्वी अपनी तरफ खींचे हुए रहता है, इसीलिए सारा चीज जो है पृथ्वी के ऊपर सटा रहता है। समझ रहे? तो गोल रहता है पृथ्वी, फ्लैट तो है नहीं, गोल है ना। तो मान लो यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे या साइड में इंडिया है, ऐसे साइड में इंडिया है, तो गिर जाएगा। ऐसा समझ में आएगा ना कि गिर जाएगा, तो गिरेगा नहीं, वो खींचा हुआ रहता है अपनी तरफ। तो उसी खिंचाव को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स चांद पर जो है ना 6 गुना कम है, मतलब पृथ्वी पर से 6 गुना कम है वहां पे। अगर मान लो यहाँ पे कोई चीज, अगर मान लो यहाँ पे तुम्हारा वेट, मान लो कि तुम्हारा 6 kg है, अगर तुम्हारा वेट यहाँ पर 6 kg मान लो बता रहा है, किसी बच्चे को तौल रहे हो तो चांद पर अगर इसको तौलोगे तो वो 1 kg बताएगा। समझ रहे बात को? नहीं समझे? लेकिन उसका शर्त है, तुम वो बटखरा वाला तराजू पे नहीं तौलोगे। बटखरा वाला तराजू पर तौलने का मतलब हुआ कि अगर बच्चे का वेट घटता है चांद पर तो बटखरा का भी तो वेट घट जाएगा। तो वो वाला तराजू में ना, वो वाला तराजू में तुमको क्या होगा? सेम बताएगा,
ठीक है ना, सेम बताएगा। लेकिन वो एक स्प्रिंग बैलेंस होता है कि स्प्रिंग बैलेंस देखो इस तरह से रहता है, उसको लटका देते हैं तो वो किस तरह से वेट कैलकुलेट करता है, वो जितना ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा होता है उसी से पता चलता है कि इसका कितना वेट है। तो अब उसी स्प्रिंग बैलेंस को और उसी बच्चे को ले जाओ चांद पर, तो वहां पर वो कम खींचेगा चांद अपनी तरफ, तो कम खींचेगा तो वहां 1 किलो बताएगा, समझ रहे, और यहाँ पर हमको 6 किलो बताएगा। ठीक है, तो यही वजह है कि स्पेस पर ना आदमी ना फ्लोट कर रहा होता, फ्लोट मतलब तैर रहा होता, जरा सा धक्का दिया चांद को हवा में आ जाता है। अभी तुम कस के धक्का देते हो तो थोड़ी दूर ऊपर रहते हो, होता है ना, ऊपर उछलते हो तो वहां पे उछलोगे तो 2 तल्ला ऊपर चले जाओगे, समझ रहे कि नहीं, और फिर धीरे धीरे नीचे आओगे, जैसे पेपर नीचे आता है ना, पेज। ठीक है, इतना समझ गए, ग्रेविटेशन फोर्स समझ गए ना। ठीक है, दे आर एबल टू फ्लोट बिकॉज द ग्रेविटेशन फोर्स पुल है ना द ग्राउंड का। अब उसके बाद आ जाओ फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स किसको बोलेंगे, बताओ जल्दी से। फ्रिक्शनल का मतलब क्या होता है, घर्षण, है ना, ये एक पढ़ लिए, उसके बाद ये ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ लिए, उसके बाद मस्कुलर फोर्स पढ़ लिए। अभी देखो फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है घर्षण। घर्षण का मतलब रगड़, है ना, रगड़। देखते हो कभी कभी जब इस तरह से जब कोई चीज रगड़ते हो, जैसे तुम लोग क्रिकेट ही खेलते हो, तो क्रिकेट खेलते हो तो क्या करते हो, बॉलिंग देने से पहले क्या करते हो, हाथ को क्या करते हो, मिट्टी लगाते हो, तो मिट्टी लगा के बॉल को पकड़ते हो ताकि बॉल जो है वो अच्छे ग्रिप में पकड़ा जाता है, और फिर उसके बाद फोर्स लगाते हो तो ज्यादा दूर तक बॉल जाता है, ऐसा होता है ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स लग जाता है। जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि अगर ये रुखड़ा होता तो इस पे कोई भी चीज को खिसकाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर चिकना हो, जैसे मान लो तुम्हारा घर अगर प्लास्टर नहीं किया हुआ, जमीन अगर प्लास्टर नहीं किया हुआ है, सिर्फ ऐसे ही सीमेंट बालू लगा हुआ है और उस पर बढ़िया से प्लास्टर नहीं किया हुआ है, सिर्फ ढलाई किया हुआ है, ढलाई किया होता है ना छत पे, तो छत पर किसी भारी टीन का बक्सा को खींचो तो तुमको ज्यादा ताकत लगेगा, है ना, ज्यादा ताकत लगेगा। लेकिन अगर उसी फ्लोर पर अगर तुम टाइल्स लगा दो तो टाइल्स कैसा होता है, बिल्कुल चिकना होता है, तो चिकना होता है तो उस पर अगर तुम किसी टीन का बक्से को, भारी बक्सा को तुम खींचोगे, आराम से खींच जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि कोई भी सामान होता है ना, जैसे ये कोई सामान है तो इसमें ना ये रुखड़ा है, इसको तुम माइक्रोस्कोप में देखोगे ना तो बहुत सारा रुखड़ा दिखेगा। जैसे इसका जो सरफेस दिखेगा ना, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ठीक है, ऐसा दिखेगा तुमको, ऐसे तो चिकना दिख रहा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में इसमें रुखड़ापन है, ठीक है ना। अब किसी में कम है, किसी में ज्यादा है ना। तो मान लो कि ऐसा रुखड़ापन है, और अगर इसके ऊपर कोई बॉक्स रखा तो बॉक्स में भी रुखड़ापन होगा, ऐसे होगा कि नहीं होगा, है? तभी क्या करेगा, ये रगड़ खाएगा कि नहीं खाएगा। तो ये जब इसको तुम इस तरफ ढकेलोगे तो ये इसको इस तरफ ढकेलेगा, यानी टकरा जाएगा तो क्या होगा, अपोजिट ढकेलेगा ना, है, अपोजिट फोर्स लगेगा इसके ऊपर, तो क्या होगा, इस पे जो है फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ये वाला से फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, और इसी को जब तुम थोड़ा और चिकना कर दो तो फिर आराम से चला जाएगा, ठीक है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स समझ गए, घर्षण वाला फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स समझ गए, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है इसके बारे में। व्हाई डज अ रोलिंग बॉल स्टॉप आफ्टर सम टाइम। जैसे कोई भी चीज को तुम रोल करते हो, जैसे बॉल है, अब तुम पक्का पे ऐसे तुम ताकत लगा दिए तो बॉल रोलिंग करेगा, लेकिन आगे जाके रुक क्यों जाता है, रुक जाता है इसलिए कि वो फ्लोर पर फ्रिक्शन फोर्स उस पर लग रहा है, और चूंकि वो गोल है इसलिए कोई ज्यादा दूर तक जा रहा है। लेकिन अगर वो चकुट्टा होता है ना, अब उसको तुम धक्का लगाते तो कम दूर पे जाता है, लेकिन चूंकि वो बॉल गोल है इसलिए थोड़ा ज्यादा दूर तक चला जाता है। देखते हो कभी कभी जब तुम साइकिल चलाते हो और नया टायर होता है तो देखो रोड पे बहुत अच्छा ग्रिप रहता है, तुम ऐसे करोगे आराम से, है ना, है, चलाते हो, बदमाशी करते हो ना ऐसे, तो नया टायर रहेगा तो ठीक है। लेकिन अगर टायर पुराना हो जाए, किसी साथी का साइकिल का देखो टायर पुराना हो जाए, एकदम घिस जाए, प्लेन हो जाए, उसको जरा करो तो ऐसे एक बार ऐसे करोगे फिसल जाएगा वो। टायर में देखते हो ना ग्रिप बना हुआ होता है, गड्ढा बना होता है, वो किस लिए होता है, वो फ्रिक्शनल फोर्स को बढ़ाने के लिए होता है।
है ना, फ्रिक्शनल फोर्स को बढ़ाने के लिए होता है, ताकि फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाए, जिससे क्या होगा कि रोड पे स्लिप नहीं करे तुम्हारा गाड़ी, ठीक है ना, या तुम्हारा साइकिल जो है। और अगर वो चिकना कर दोगे उसको तो क्या होगा, वो रोड पे जरा सा टर्न करोगे तो वो फिसल जाएगा, ऐसे जरा सा गाड़ी को टर्न करोगे तो फिसल जाएगा। समझ रहे कि नहीं? तो फ्रिक्शनल फोर्स समझ में आ गया करीब करीब, है ना। कहता है कि दिस इज बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट, है ना। फ्रिक्शनल फोर्स अगर लगेगा तो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो कर देगा, है ना। वी आर एबल टू वॉक, है ना, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। जैसे हम चलते हैं जमीन पर, तो जब हम जमीन पर चल रहे होते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, इस वजह से हम चल रहे होते हैं। अगर इसी जमीन पर तुम तेल गिरा दो, तुम घर में टाइल्स है, चल रहे होते हैं आराम से, लेकिन जब मम्मी घर में धोती है उसमें जरा सर्फ लगा करके, तो क्या हो जाता है, तो फ्रिक्शन क्या होता है, जैसे ही मान लो ये फ्रिक्शनल फोर्स मान लो टाइल में भी होगा थोड़ा बहुत, और जब हम तेल और पानी डाल देते हैं तो इस गैप को भर देता है, इस गैप को भर देता है, जिसकी वजह से ये चिकना हो जाता है। समझे कि नहीं? है ना, गैप को भर देगा। जैसे बड़ा सा बना देते हैं, मान लो ये बड़ा सा बना देते हैं, मान लो ऐसा फ्रिक्शनल फोर्स है। जब हम तेल गिरा देते हैं, या तेल गिरा दे या साबुन का पानी गिराते हैं, इस गैप को भर देता है, वो भर देता है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, ये चिकना हो जाता है ना। जब हम इस पे पैर रखते हैं तो देखे होगे कि घर में जब पानी वानी गिरा हुआ आता है तो उसे चलना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा संभल कर चलते हो, नहीं अगर संभल कर चलते हो तो क्या होता है, फिसल जाते हो, गिर जाते हो। कई दफा लोग बाथरूम में भी टाइल लगाता है तो बहुत संभल के बाथरूम जाना पड़ता है, वरना वो फिसल जाता है ना, चोट लगने का डर होता है। इसलिए सावधान रहिएगा टाइल पर चलने पर। अगर भीगा हुआ पक्का है या कहीं पर, तो हम चलने में थोड़ा सा तकलीफ होता है। जैसे बरसात के दिनों में देखो, बरसात के दिन में क्या होता है, जब पानी बारिश होता है तो पानी गीला हो जाता है, गीला होने से वो चिकना हो जाता है, चिकनी मिट्टी। अब उस पर क्या होता है, फिसलते हो कि नहीं फिसलते हो, है ना। फिर अगर तुमको सही से चलना है, वहाँ पे तकलीफ हो रहा है, अगर रोड पर अगर ऐसा हो गया तो उसका कौन सा उपाय निकालते हो, कुछ बालू छिड़क देते हो वहाँ पे, है ना, जिसकी वजह से फिर आराम से आदमी चल के चला जाता है ना। तो बालू क्या किया, उसमें फिर ग्रुप बना दिया, है ना, रुखड़ापन कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ गया, तो फिर आराम से आदमी चल जाता है। समझ रहे कि नहीं? तुम ऐसे भी देखना, कभी जब तुम बारिश के दिनों में जब साइकिल चला रहे होते हो तो तुम देखो घास पे चलाओगे तो घास पे थोड़ा आसानी से चलता है। आजकल तो घास में भी मतलब कि वो पानी गिर जाने के बाद अगर पानी पड़ा हुआ रहता है जब घास में, तो वो भी चिकना हो जाता है, उसमें भी फिसल जाता है कभी कभी, ठीक है ना। अगर थोड़ा सूखा होता है घास तो उसमें देखो आराम से फिर चल जाता है ना गाड़ी, ठीक है। तो अब इतना समझ गए फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में, ठीक है। अब आ जाए इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स क्या चीज होता है, क्या होता है इलास्टिक फोर्स? A stretched rubber band regain its original position on being released because of elastic force. Elastic force arise when a body deforms. A body deforms. रबड़ देखे हो? Yes, sir. रबड़ बैंड देखे हो? Yes, sir. क्या करते हो उसको, जब तुम इसको खींचते हो और उसके बाद फिर जब तुम छोड़ देते हो तो फिर वापस अपनी जगह पे आ जाता है, yes. है ना। ये सब अगले क्लास में पढ़ेंगे, बड़े होगे तो पढ़ोगे। इसमें दो ये होता है, पोटेंशियल एनर्जी आता है और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होता है जब हम किसी को खींचते हो तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है, उसको छोड़ते हैं तो फिर वो वापस अपनी जगह पे आ जाता है ना। तो वैसे को हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक बोलते हो ना, इलास्टिक बोलते हो ना, कि लो ना इलास्टिक बाल में लगाएंगे, बोलती हो कि नहीं बोलती हो, है ना। इलास्टिक भी बोलती हो, रबड़ भी बोलती हो, तो उसी को इलास्टिक फोर्स कहेंगे। समझ गए इसको आसानी से, ठीक है। अब आ जाओ मैकेनिकल फोर्स। अब क्या आ जाएगा, मैकेनिकल फोर्स। देखो मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है, ये मशीन से बना मैकेनिकल फोर्स। कोई भी इस तरह का काम जो कुछ मशीन हो, है ना, और मशीन की वजह से कुछ हो रहा हो तो उसको मैकेनिकल कहते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर, अगर कोई कह दे कि हाँ क्या पढ़ाई कर रहे हो तो कह दे कि मैकेनिकल इंजीनियर है। तो मैकेनिकल इंजीनियर का मतलब होता है कि किसी भी तरह का मशीन के बारे में वो पढ़ाई कर रहा है। तो मशीन कई तरह का होता है, अब वो मैकेनिकल इंजीनियर ही बन रहा है तो कई तरह का मशीन होगा, सारे मशीनों के बारे में वो पढ़ेगा। बाद में जाके वो स्पेशलाइजेशन करेगा, है ना। कोई मोटर मैकेनिक में चला गया, है ना, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में चला गया। तो अगर कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में चला गया
मतलब अपने इंजीनियरिंग को ख़त्म करने के बाद वो स्पेशलाइजेशन किया, ऑटोमोबाइल ले लिया, तो वो ऑटोमोबाइल का फिर वो माहिर हो जाएगा वो, है ना। कोई आदमी मशीन का ले लिया, कोई आ गया, जैसे मान लो आजकल ज़माने में क्या है, कपड़ा ऐसे चीज़ है जो हमेशा बिकने वाला है, तो कपड़ा बनने वाला भी तो मशीन होगा, तो वो भी तो खराब होगा, या नए तरीके का कपड़ा बनेगा, या सिलाई वाला हो या कपड़ा बुनने वाला हो, तो कोई आदमी उसमें स्पेशलाइजेशन कर लेगा, है ना। हाँ, तो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में आ जाएगा वो, ठीक है ना, है ना। उसमें टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में और भी बहुत सारा चीज़ है, कपड़ा कैसे बिना जाएगा, कपड़े में नक्शा कैसे बनेगा, इस तरह का डिजाइन कैसे बनेगा, पैटर्न कैसे बनेगा, उसके लिए भी एक इंजीनियरिंग होता है। आप इंजीनियर कैसे बनोगे, आपको इंजीनियर बनने के लिए ये आप मैट्रिक पास करोगे, ठीक है ना। मैट्रिक पास करने के बाद फिर होता है कि डिप्लोमा एक कोर्स होता है ना। ज़्यादातर लोग यहाँ क्या करते हैं, हमारे यहाँ जैसे मैट्रिक पास होता है वो IAA BA करने लगता है ना। आप ना वो IAA BA करने से ज़्यादा अच्छा होता है कि आप किसी जगह पर डिप्लोमा कर लीजिए, ठीक है ना। वो 3 साल का डिप्लोमा होता है, वो IAA के बराबर होता है, बल्कि IAA से अच्छा डिग्री माना जाता है। लेकिन यहाँ के लोग को समझ में नहीं आता है, वो कहता है IAA मेरा छूट जाएगा, कहता BA मेरा छूट जाएगा। अरे बेवकूफ़, IAA से बेहतर है वो कोर्स, है ना। आप कहीं भी बिहार पॉलिटेक्निक का एग्जाम दीजिए, उसको पास कीजिए, आपको बिहार सरकार के कॉलेज मिल जाएगा, है ना। वहाँ 3 साल आप पढ़िए, आप वहाँ से डिप्लोमा इंजीनियर बन जाइएगा, ठीक है ना। तो डिप्लोमा जूनियर इंजीनियर बनेगा, मतलब इंजीनियर से जस्ट एक लेवल नीचे का होता है। फिर और अगर आगे पढ़ाई करना हो तो आप इंजीनियर भी बन जाइएगा, ठीक है ना। या फिर डायरेक्ट 11-12 को पास कीजिए और उसके बाद फिर क्या कर लीजिए, सीधे इंजीनियरिंग का एग्जाम में बैठिए और उसमें पास होइएगा तो आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो 4 साल पढ़िएगा और इंजीनियर बन जाइएगा, है ना। तो कुछ करना है ना, ये नहीं कि मैट्रिक के बाद कमाने के लिए चले गए। अरे जब इतना दूर पहुंच गए, मैट्रिक तक पहुंच गए, तो थोड़ा दिन और पढ़ लो तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। लेकिन लोग क्या करते हैं, मैट्रिक तक पढ़ के बहुत हो गया, चलो अब काम धाम जरूर करते हैं। आपने 10 साल वो बर्बाद कर दिया, समझ रहे कि नहीं बात को। जब आधी दूरी पहुंच गए तो आधा और चले जाओ, तो अच्छी जगह पे नौकरी होगा, अच्छा सैलरी मिलेगा, है ना, समझ रहे। तो पढ़ने की कोशिश अभी से करो, अभी से दिमाग में रख लो कि हमको ये बनना है, अभी से सोचो कि हमको क्या बनना है ना। और अभी से उसी हिसाब से पढ़ाई करना शुरू करो। हमको डॉक्टर बनना है तो हम डॉक्टर की तरह पढ़ा, हम बायोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान देंगे, है ना। हमको इंजीनियर बनना है तो हम फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान देंगे, है ना। हमको IAS बनना है तो हम आर्ट्स की हिस्ट्री सिविक्स वगैरह ये सब जो है जनरल नॉलेज है, इस पे ज़्यादा ध्यान देंगे, समझ रहे बात को। तो अभी से सोचोगे तब नहीं। अगर किसी से भी पूछो कि तुमको क्या बनना है तो अभी नहीं सोचे हैं, तो कब सोचोगे, तो मैट्रिक के बाद देखेंगे। तो मैट्रिक पास करने के बाद फिर पूछोगे तो कहेगा अरे अभी IAA पढ़ेंगे उसके बाद सोचेंगे। तो इसका मतलब आपका ध्यान कुछ बनने पर नहीं है। आपको अगर कुछ बनना है तो अभी से सोचिए कि आपको क्या बनना है, आपको उसी हिसाब से पढ़ना है। क्योंकि पढ़ाई तो बहुत है, समुंदर है, तो हमको जो बनना है हम उसी हिसाब से ना पढ़ेंगे, हैं। हमको बनना है इंजीनियर, हम बायोलॉजी पे ज़्यादा क्यों ध्यान देंगे, समझ रहे कि नहीं। हम जिस पे ज़्यादा ध्यान देना उस पर ज़्यादा, हमको बनना है डॉक्टर, हैं, तो हम आर्ट्स हिस्ट्री सिविक्स क्यों ज़्यादा पढ़ेंगे, हैं। हम बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान देंगे, समझ रहे। तो पहले से सोचना पड़ेगा, ठीक है। पहले से सोचोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। पहले से दिमाग में ये रख लो कि हमको क्या बनना है और उसी हिसाब से मेहनत करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अब आइए मैकेनिकल फोर्स में क्या होता है कि मोस्ट सिंपल मशीन मेक यूज ऑफ मैकेनिकल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल अ पेयर ऑफ सीजर यूज मैकेनिकल फोर्स टू कट समथिंग। पेयर ऑफ सीजर किसको बोलते हैं, कैंची को। उसको पेयर ऑफ सीजर क्यों बोलते हैं, उसमें 2 सीजर लगा होता है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। ये एक मशीन है जिससे हम कागज को काट देते हैं या कपड़ा को काट देते हैं, तो हमको आसानी होता है ना काटने में, काटने में आसानी होता है ऐसे। तो जब हम इसमें फोर्स लगाते हैं, हम तो फोर्स लगाते हैं ऊपर नीचे, लेकिन कटता है ऐसे, है ना, करते करते आगे जाता है, ठीक है। तो हम ये जो फोर्स हुआ ना, इस फोर्स को मैकेनिकल फोर्स का है। हमारे फोर्स लगाने के बाद जो फोर्स पैदा हुआ, मशीन के द्वारा जो फोर्स पैदा हुआ, वो मैकेनिकल फोर्स हो गया, है ना। हमने अपना मस्कुलर फोर्स लगाया, लेकिन उससे कौन सा फोर्स पैदा हुआ, क्या हुआ, वो मैकेनिकल फोर्स में बदल गया, ठीक है ना, जो के काम को हमको आसान कर दिया। अच्छा तुम कोई बताओ कि अगर छुरी को तेज करते किसी भी चीज, जैसे मान लो हम सेब काट रहे हैं,
किसी छुरी से, अगर वो छुरी भोतर है तो सेब काटने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है कि नहीं लगाना पड़ता है? अरे तो फिर उसको तेज क्यों करते हैं? उसको तो ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता। अच्छा, इसके बारे में क्या क्या मतलब इसका कंडीशन है, क्यों नहीं लगाना पड़ता है, ये आगे क्लास में पढ़ेंगे कि क्यों नहीं। वो ना एरिया पे डिपेंड करता है कि हम रगड़ करके उसके एरिया को कम कर देते हैं, जिससे कि हम उसमें कम फोर्स लगाना पड़ता है। ये नेक्स्ट क्लास में पढ़िएगा आप लोग, नेक्स्ट, ठीक है ना। बस हम इतना समझते हैं कि हमको जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स की वजह से वो मैकेनिकल फोर्स बनता है, और जिसकी वजह से कोई काम हो रहा होता है उसको हम मैकेनिकल फोर्स कह देते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद आ जाता है बायोंट फोर्स। बायोंट फोर्स, इफ वी पुश डाउन अ मग ऑफ अ ब्लॉक ऑफ वुड floating on water, we feel an upward thrust. The upward push of water of a floating object is called buoyant force. देखो मग को देखते हो, पानी भरा हुआ है, ठीक है, भरा हुआ पानी। तुम मग को क्या करो, एक तो जग को क्या करो, तुम उसको उल्टा करके ऐसे धक्का दो पानी के अंदर, तो क्या लगेगा, कैसा महसूस होगा? तुमको ऐसा महसूस होगा कि पानी तुमको तुम्हारे मग को ऊपर की तरफ ढकेल रहा, ऐसा होता है। या उल्टा ना भी करके तुम सीधा अगर मग को डुबाओ, ऐसे करके खाली मग को ऐसे डुबाने की कोशिश करो सीधा रख करके, तो तुमको कैसा महसूस होगा? तुमको महसूस होगा कि वो ऊपर की तरफ धक्का दे रहा होता है ना। देखते हो कितना बड़ा बड़ा, एक तो सुई है, एक कांटी जो कील होता है, उसको तुम पानी में डालते हो तो गिर जाता है, अंदर चला जाता है। लेकिन इतना बड़ा जहाज जो लोहे का बना होता है ना, वो पानी में क्यों नहीं डरता? तो उसको ऐसा डिजाइन किया जाता है कि उसके लिए पानी का बायोंस फोर्स बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो, जैसे जग है, तुम पानी में उसको उल्टा डुबाओ, उल्टा थोड़ा तिरछा करके, वो आसानी से चला जाएगा। लेकिन उसी जग को अगर तुम सीधा करके डुबाओ, जाता है, वो आपको ऊपर की तरफ रखेगा कि नहीं। जैसे मान लो छोटा सा कटोरी है, वो तो लोहे का बना हुआ है, तो पानी पर अगर सीधा रख देते हो तो पानी पे उतरता है कि नहीं तैरता है? तैरता है ना। अब वो कैसे तैरता है वो ये भी अगले क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम इतना समझ लें कि वो जो फोर्स लगा रहा होता है पानी उस कटोरा को ऊपर रखने के लिए, वो बायोंस फोर्स कहलाता है। क्या समझ रहे हैं? समझ गए कि नहीं? बायोंस फोर्स है ना, ये इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब उसके बाद देखो इसके अगला पेज में क्या है, ठीक है। अब अगला पेज जो है, अगला पेज सिंपल मशीन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आप लोग जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे सिंपल मशीन का, है ना। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाए और मुझे भी फायदा हो जाए, ठीक है। आप हमें सपोर्ट करें, और फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो आप फॉलो कर लें, आप कमेंट और शेयर जरूर करें, लाइक भी कर दें, है ना। तो देखो अब उसके बाद ये सिंपल मशीन है, तो सिंपल मशीन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है ना। देयर आर अदर टाइप ऑफ फोर्स लाइक द मैग्नेटिक फोर्स, electrostatics force, about which you will learn in higher class, जिसको हम लोग क्या पढ़ेंगे हायर क्लास है। मैग्नेटिक फोर्स भी तो हो सकता है, मैग्नेट अपने लोहे को अपनी तरफ खींच रहा होता है तो उसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना, मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, किसको कहते हैं? देखो कभी तुम लोग खेल में खेलते होगे, तुम अपना स्केल होता होगा प्लास्टिक का स्केल, तुम उसको सर पे ऐसे रगड़ते हो और उसके बाद छोटे छोटे कागज को के पास ले जाते हो तो सड़ जाता है, ऐसा तो खेलते हो। तो वो जो फोर्स लगता है ना, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं। वो तो लोहा नहीं है, वो तो मैग्नेट नहीं है, वो क्यों तुम्हारे स्केल पे सड़ जाता है ना, ऊपर सड़ जाता है कि नहीं सड़ जाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं। पानी का धार तुम गिरा लेना नीचे, जैसे नल को खोलना है, इतना नल एकदम पतला धार नहीं, एकदम पतला, जैसे एक रस्सी की तरह धार हो, कभी होता है ना ऐसा पतला धार, वैसा धार गिरा लेना। और एक बैलून को रगड़ना, बैलून को सर पे रगड़ना या किसी ऊल पे रगड़ना, उसके बाद पानी के धार के पास लेके जाना, तो देखना क्या होगा, पानी का धार ऐसे टेढ़ा हो जाएगा या सट जाएगा,
सर। दो काम में एक ही काम होगा, या तो बैलून की तरफ सटेगा या तो बैलून से दूर भागेगा। तो वो जो फोर्स है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, है ना। एक आएगा तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी आएगा, तो उसको बाद में पढ़ेंगे। चलो अब यहाँ पे देखो ये क्या है, कोई आदमी किसी बक्स को उठाए हुए है तो वह कैसा फोर्स हो गया? बोलो, मस्कुलर फोर्स हो गया, है ना। कोई बॉल किसी लकड़ी पर गिर रहा होता है, तब इस पे कैसा फोर्स लग रहा होता है? फ्रिक्शनल फोर्स है। इसमें देखो गुलैल होता है, गुलैल, है ना, ऐसे तुम खींच के मारते हो, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? इलास्टिक फोर्स। कोई पेड़ से फल नीचे की तरफ गिर रहा है तो क्या हो गया? ये ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, बॉल जो है पानी में तैर रहा होता है, इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है? बायोन फोर्स, है ना। कैंची से हम काट रहे हैं तो इसमें कौन सा फोर्स है? मैकेनिकल फोर्स है। तो तुम आइडेंटिफाई कर लोगे किस तरह का कौन सा फोर्स है देख करके। चलो ठीक है, अगली बार नेक्स्ट क्लास में सिंपल मशीन पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू, गो नाउ।